शादी का जोड़ा पहने ज्योति ने जैसे ही ससुराल की दहलीज पर अपना पहला कदम रखा, उसकी सास निर्मला ने स्वागत की जगह हुक्म सुना दिया। निर्मला नाक सिकुड़ते हुए बोली, बहू, जल्दी पैर रख और सीधा रसोई में जा। घर मेहमानों से भरा पड़ा है, सबके लिए कड़क चाय बना कर ला। ज्योति को ये सुनकर थक्का लगा। अभी तो गृह प्रवेश भी पूरा नहीं हुआ था। ससुर रघुनाथ जी से रहा नहीं गया। वे टोकते हुए बोले, अरे भाग्यवान, ये क्या कह रही हो? अभी तो बहू ने ठीक से घर देखा भी नहीं और तुम उसे चूल्हे के पास भेज रही हो। धीरज ने भी अपनी माँ का विरोध किया और अपनी पत्नी का पक्ष लेते हुए कहा, माँ, हद है। ज्योति के हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा अभी। इतने मेहमानों के लिए चाय वो अकेले कैसे बनाएगी? उसने कभी इतने बड़े पतीले छुएगी नहीं होंगे। हलवाई से बनवा लो ना। निर्मला ने सबको आंखें दिखाईं और हाथ नचाते हुए बोली, तुम दोनों चुप रहो, मुझे पता है किससे क्या करवाना है। एक तो महारानी दहेज के नाम पर खाली हाथ आई है, ऊपर से क्या यहाँ राजरानी बनकर मेरे सिर पर बैठेगी? चाय तो इसे ही बनानी पड़ेगी और अभी इसी वक्त। ज्योति ने माहौल बिगड़ता देख बात संभाली और धीमे स्वर में कहा, कोई बात नहीं माँ जी, मैं सबके लिए चाय बना दूंगी। जैसे ही ज्योति रसोई में गई, निर्मला ने चाय का एक बड़ा पतीला उसकी तरफ खिसकाया और व्यंग्य से बोली, ले बहू, अब तक मैंने इसे संभाला है, आज से इसे तू संभाल। अब काम पर लग जा। बेचारी ज्योति भारी जोड़े में ही पसीने से तड़बतर होकर चाय बनाने लगी। सबको चाय पिलाने के बाद वो एक ट्रे में 2 कप चाय लेकर अपने और धीरज के कमरे में आई। धीरज ने उदास होकर कहा, मुझे माफ कर दो ज्योति, माँ ने आते ही तुमसे मजदूरी शुरू करवा दी। अरे कोई बात नहीं, आखिर 2 दिन बाद तो ये सब करना ही था, तो आज से ही श्री गणेश सही। आप परेशान मत होइए, चलिए साथ में चाय पीते हैं। अभी ज्योति ने चाय का पहला घूंट लिया ही था कि अचानक पूरे घर में निर्मला के चिल्लाने की आवाज गूंजी। हाय रे मैया, बचाओ रे, कोई मर गए रे। अरे धीरज के बाबूजी। ज्योति और धीरज चाय छोड़कर बदहवास होकर निर्मला के कमरे की ओर भागे। वहाँ निर्मला थर-थर कांप रही थी और उनके चेहरे से डर के मारे पसीना टपक रहा था। रघुनाथ जी ने मजे लेते हुए पूछा, क्या हुआ भाग्यवान? कोई भूत देख लिया क्या, जो इतनी जोर से सुर छेड़ रही हो? माँ, क्या बात है, फिर से छिपकली देख ली क्या? आपका और उनका तो पुराना रिश्ता है। निर्मला की सिट्टी पिट्टी गुम थी। उन्होंने कांपते हुए हाथ से दीवार की ओर इशारा किया। ज्योति और धीरज ने देखा कि दीवार पर एक मोटी ताजी छिपकली मजे से टहल रही थी। निर्मला रुआंसी होकर बोली, ये मुझे घूर रही है। देखो कैसे डैने फैलाकर बैठी है, अभी मुझ पर कूदेगी। ज्योति ने मन ही मन सोचा, जो सास शेरनी बनकर मुझ पर दहाड़ रही थी, वो एक नन्ही छिपकली के सामने चूही बनी हुई है। कमरे का नजारा देख ज्योति अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो खिलखिलाकर बोली, अरे माँ जी, शांत हो जाइए। ये नन्ही सी छिपकली आपका क्या बिगाड़ लेगी? बेचारी खुद आपसे डरी हुई है। ये छिपकली है माँ जी, कोई जुरासिक पार्क का डायनासोर थोड़ी है। ज्योति, ये मजाक का वक्त नहीं है। माँ को छिपकली से फोबिया है, उनकी जान निकल रही है और तुम हंस रही हो। अभी दोनों बहस कर ही रहे थे कि निर्मला ने अपनी आंखें ऊपर चढ़ाईं और धड़ाम से बिस्तर पर बेहोश होकर गिर पड़ी। धीरज चिल्लाया, माँ, होश में आओ, देखो छिपकली भागी। धीरज पानी के छींटे मारकर माँ को होश में लाने की कोशिश करने लगा। इसी बीच ज्योति ने बड़ी बहादुरी दिखाई। उसने फुर्ती से छिपकली को हाथ से पकड़ा और खिड़की के बाहर आजाद कर दिया। ज्योति को छिपकली से डर नहीं बल्कि उन पर प्यार आता था। थोड़ी देर बाद जब निर्मला की पलकें झपकी तो उनके मुंह से पहला शब्द निकला, छिपकली, कहाँ गई वो जहरीली चुड़ैल? शांत हो जाइए माँ, ज्योति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। अब घर में एक भी छिपकली नहीं है, आप आराम कीजिए। जब माहौल शांत हुआ तो ज्योति और धीरज अपने कमरे में वापस आ गए। ज्योति ने कप छूकर देखा और मुंह बनाते हुए बोली, ओहो, हमारी रोमांटिक चाय तो ठंडी होकर शरबत बन गई।
रुकिए, मैं दूसरी गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। रसोई में चाय उबालते हुए ज्योति के खुराफाती दिमाग में एक विचार आया। वाह, माँ जी को छिपकली से इतना डर लगता है। अगर मैं भी छिपकली बन जाऊं तो माँ जी मुझसे भी डरने लगेंगी। फिर न काम की टेंशन होगी और न फालतू की चिक-चिक। पर काश मुझे कोई जादू आता जिससे मैं छिपकली बन सकती। ज्योति अपनी ही कल्पनाओं में खोई हुई चाय लेकर कमरे में आई और दोनों ने सुकून से चाय पी। शाम को मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। रिश्तेदारों ने ज्योति का चेहरा देखा और शगुन के तोहफे दिए। रस्म खत्म होते ही निर्मला के भीतर की हिटलर सास फिर जाग गई। वे कमर पर हाथ रखकर बोली, बाहू, अब ये शगुन के लिफाफे छोड़ और रसोई में घुस। सारे रिश्तेदारों के लिए खाना बना और फिर खुद खाकर जल्दी सो जाना। कल सुबह सबकी विदाई है तो तुझे सुबह जल्दी उठकर सबके लिए खीर पूरी भी बनानी है। ज्योति बेचारी शादी के पहले ही दिन बावर्ची बन गई। उसने मेहनत से खाना बनाया, लेकिन निर्मला को तो कमियां निकालनी थी। सबके सामने चिल्लाते हुए वे बोली, अरे ओ बहू, तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? दाल ऐसी बनती है, न हींग का तड़का है, न लहसुन की खुशबू, और सब्जी में तो स्वाद ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। ऐसा खाना खाकर तो मेहमान बीमार पड़ जाएंगे। मेरी तो नाक ही कटवा दी तूने। भाग्यवान, नई बहू से पहले दिन इतना काम करवाना और फिर उसकी बुराई करना ठीक नहीं है। दाल अच्छी बनी है। आप चुप रहिए जी, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। ज्योति बहू, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाकर सारे जूठे बर्तन धो डाल। काफी रात हो चुकी थी। ज्योति ने भारी मन से पहाड़ जैसे बर्तनों को धोया और फिर खुद रूखा सूखा खाना खाकर सोने चली गई। पर उसके दिमाग में अब भी वही छिपकली वाला प्लान घूम रहा था। अगली सुबह ज्योति थकान के बावजूद सबके उठने से पहले जाग गई। उसने रसोई में मोर्चा संभाला और ढेर सारी खीर पूरी बनाकर तैयार कर दी। मेहमानों ने उंगलियां चाट चाट कर नाश्ता किया और ज्योति को ढेर सारी दुआएं देकर विदा हुए। अब घर की सारी जिम्मेदारी ज्योति के कंधों पर थी। वो घर का काम ही नहीं बल्कि बाहर से फल, सब्जी और राशन लाने का काम भी खुद ही करने लगी। एक दिन ज्योति सब्जी मंडी गई। फल खरीदते हुए वो खुद से बातें कर रही थी। धीरज को आम बहुत पसंद है, चलो 1 किलो आम ले लेती हूँ। और बाबूजी को खरबूजे बहुत प्रिय हैं, 1 किलो खरबूजा भी उनके लिए सही रहेगा। ज्योति सब्जियां और फल लेकर घर की ओर मुड़ी ही थी कि एक कांपती हुई आवाज सुनाई दी। बेटी, ओ बेटी, कुछ खाने को दे दे, बहुत भूखी हूँ। ज्योति ने मुड़कर देखा तो एक बहुत बूढ़ी औरत फटे पुराने कपड़ों में खड़ी थी। ज्योति का दिल पसीज गया। उसने तुरंत फलों का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ हाँ अम्मा, ये लीजिए, ये सब आपके लिए ही तो है। वो बूढ़ी अम्मा वहीं सड़क किनारे बैठ गई और बड़े चाव से सारे फल खाने लगी। उन्हें इतनी तेजी से खाता देख ज्योति सोचने लगी, लगता है बेचारी अम्मा ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, तभी तो 1 किलो आम और 1 किलो खरबूजा एक साथ चट कर गईं। तभी वो बुढ़िया मुस्कुराई और बोले, तूने सही कहा बेटी, मैंने वाकई बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। ज्योति हक्की बक्की रह गई। अरे अम्मा, आपको कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही है? बुढ़िया ने रहस्यमयी हंसी के साथ कहा, मुझे तो ये भी पता है कि तू अपनी सास से बहुत परेशान है और तेरी सास छिपकली से कितना डरती है। ज्योति की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या आपको ये सब कैसे पता? बुढ़िया ने अपना असली रूप दिखाते हुए कहा, बेटी, मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं लोगों की इंसानियत की परीक्षा लेने निकली थी। जो उस परीक्षा में पास होता है उसे मैं अपनी शक्तियाँ दे देती हूँ। तू पास हो गई है। अब मैं तुझे अपनी शक्तियों का एक अंश देती हूँ। अब तू जिसका चाहे उसका रूप धर सकती है। ज्योति ने चहकते हुए पूछा, सच में अम्मा, क्या मैं छिपकली बन सकती हूँ? हाँ, तू छिपकली बनकर अपनी सास को काबू में कर सकती है। बस तुझे छिपकली बनने से पहले मन में 3 बार सोचना होगा, मैं एक छिपकली हूँ, और वापस लड़की बनने के लिए 3 बार सोचना होगा, मैं एक लड़की हूँ। जा बेटी, खुश रह। ज्योति घर पहुँची तो काफी देर हो चुकी थी। निर्मला द्वार पर खड़ी बिजली की तरह कड़क रही थी। उन्होंने गरजते हुए कहा, कहाँ मर गई थी तो? तुझे पता है ना शाम हो गई है। अगर मुझे वक्त पर चाय ना मिले तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है।
ज्योति ने हिम्मत जुटाकर पहली बार जवाब दिया। माँ जी, एक दिन खुद चाय बनाकर पी लेती तो क्या आसमान टूट पड़ता? निर्मला ये अपमान सह ना सकी। उन्होंने पास पड़ा एक मोटा डंडा उठाया और चिल्लाई, कल मुही, तेरी इतनी हिम्मत, आज तो मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। जैसे ही निर्मला ने डंडा हवा में लहराया, ज्योति ने आंखें बंद की और मन में 3 बार बुदबुदाई, मैं एक छिपकली हूँ, मैं एक छिपकली हूँ, मैं एक छिपकली हूँ। अगले ही पल ज्योति गायब थी और निर्मला का डंडा खाली जमीन से जा टकराया। जहाँ ज्योति खड़ी थी वहाँ अब एक छोटी सी पूंछ हिलाती हुई छिपकली दीवार की ओर रेंग रही थी। निर्मला ने जैसे ही अपने ठीक सामने एक मोटी और डरावनी छिपकली देखी, उनकी चीख निकल गई। मर गई रे, अरे मैया बचाओ रे कोई। उस वक्त घर में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। निर्मला बदहवास होकर अपने कमरे की तरफ भागी और उनके पीछे पीछे छिपकली बनी ज्योति भी सुपर फास्ट स्पीड से दौड़ने लगी। निर्मला ने कमरे में घुसते ही दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और डर के मारे वहीं बेहोश हो गईं। बाहर छिपकली बनी ज्योति उनके बाहर आने का इंतजार करने लगी, पर जब काफी देर तक हलचल नहीं हुई तो ज्योति घबरा गई, कहीं धीरज या बाबूजी ना आ जाए। उसने तुरंत मन में 3 बार दोहराया, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़की हूँ। और देखते ही देखते ज्योति वापस अपने असली रूप में आ गई। जब धीरज और रघुनाथ जी घर लौटे तो उन्होंने देखा कि माँ का कमरा बंद है। धीरज ने खिड़की के रास्ते अंदर घुसकर दरवाजा खोला। ज्योति ने तुरंत पानी के छींटे मारकर निर्मला को होश में लाया। होश आते ही निर्मला ने ज्योति को देखा और कांपते हुए चिल्लाई, दूर हटो, ये बहुत छिपकली है। माँ, लगता है तुम्हारा दिमाग पूरी तरह चकरा गया है। ये तुम्हारी बहू ज्योति है, कोई छिपकली नहीं। तुम्हें तो अब हर जगह छिपकलियां ही नजर आती हैं। किसी ने निर्मला की बात पर यकीन नहीं किया। ज्योति ने एक कुटिल मुस्कान के साथ सास की ओर देखा। उस दिन के बाद से जब भी निर्मला ज्योति को परेशान करने की कोशिश करती, ज्योति तुरंत छिपकली बन जाती। ज्योति के इस जादुई खेल ने निर्मला की हालत ऐसी कर दी थी कि अब वो घर में अकेले चलने से भी डरने लगी थी। निर्मला ने ज्योति पर हुक्म चलाना तो दूर, अब वो ज्योति को देखते ही हाथ जोड़ लेती थी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब एक दिन घर में सत्यनारायण की कथा रखी गई। पूरा घर मेहमानों और रिश्तेदारों से भरा था। निर्मला अपनी पुरानी आदत से मजबूर होकर फिर से रौब झाड़ने लगी। उन्होंने सोचा कि इतने लोगों के बीच ज्योति भला क्या ही करेगी। निर्मला ने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, बहू, जरा जल्दी हाथ चला, कथा शुरू होने वाली है और तू अभी तक रसोई में ही है। क्या सारा प्रसाद मैं अकेले बनाऊंगी? जल्दी आ यहाँ। ज्योति ने रसोई से ही धीरे से कहा, मां जी, बस 5 मिनट। 5 मिनट क्या, अभी आ, वरना डंडा लेकर आती हूँ। बस फिर क्या था। ज्योति ने धीरे से कहा, रुक बुढ़िया, अभी तेरे को बताती हूँ। ऐसा कहकर ज्योति ने मनी मन 3 बार बोला, मैं एक छिपकली हूँ। अगले ही पल रसोई से एक विशालकाय छिपकली रेंगती हुई सीधे बैठक में आई और छलांग मारकर सीधे निर्मला के कंधे पर जा बैठी। निर्मला की जो चीख निकली, वैसी आवाज शायद ही किसी ने सुनी होगी। वो पूरे घर में गोल गोल घूमने लगी। बचाओ रे कोई, हाय दैया, मर गई रे, जहरीली डायनासोर मुझे निगल जाएगी। मेहमान तो डरे ही, पर धीरज और रघुनाथ जी भी इस चमकने वाली छिपकली को देखकर दंग रह गए। निर्मला भागते भागते सोफे से टकराई में जा गिरी। तभी उस छिपकली ने निर्मला के कान के पास जाकर इंसान की आवाज में फुसफुसाया, क्या हुआ माँ जी, खीर पूरी बना दो क्या? आप पंचामृत में क्यों नहाई हुई हैं? निर्मला के होश उड़ गए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। क्या हुआ सासू माँ, चाय लाऊं या खीर पूरी बना दूं? कहिए तो पैर दबा दूं? नहीं बहू जी, कुछ मत बना, आज से मैं बनाऊंगी। आप बस आराम करिए। आप देवी है, आप जादूगरनी है, आप जो भी है, बस मुझे छोड़ दे। जैसे ही निर्मला ने ये स्वीकार किया, ज्योति फुर्ती से रसोई में गई और वापस लड़की बनकर बाहर आई। निर्मला अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उन्होंने कांपते हुए सबको कहा, आज से इस घर में कोई छिपकली का नाम नहीं लेगा और ज्योति बहू आज से इस घर की मालकिन है। मैं तो अब बस माला जपूंगी। अब आलम ये है कि निर्मला रसोई में खाना बनाती है और ज्योति आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देखती है।
कभी कभी जब निर्मला आलस करती है तो ज्योति बस दीवार की ओर इशारा कर देती है। निर्मला तुरंत बुलेट ट्रेन की रफ्तार से काम पर लग जाती हैं। रघुनाथ जी और धीरज भी खुश हैं क्योंकि घर में अब शांति है और ज्योति अपनी जादुई मुस्कान के साथ मन ही मन सोचती है, सास को सास रखने से अच्छा है उन्हें थोड़ा हवा में रखा जाए।